Welcome all the viewers. This lecture is dedicated to all the lawyers, legal practitioners, as well as judicial officers, because there has been persistent demand to deliver a special lecture on court fee, and on such demand, previously I have given an introductory lecture on court fee. उसी कड़ी में आज कोर्ट फी यानी कि जिसको हिंदी में न्याय शुल्क कहते हैं उसके ऊपर ये लेक्चर दिया जा रहा है। आज का विषय वस्तु रहेगा कि कोर्ट फीस कैसे जोड़ा जाता है। चूँकि ये हमेशा देखा गया है कि कोर्ट फीस जोड़ने में सिजदार गलती करता है और जज लोग अगर नहीं जानते हैं, मुंसिफ या सब जज जिनके यहाँ केस रहता है, तो वो सिजदार के रिपोर्ट को या तो ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो पेंडिंग रहता है। कुछ दिन पहले का एक वाक़या है जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने एक केस फाइल किया था सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फॉर इंजंक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेसन, पटना सिविल कोर्ट में, जो सब जज 1 के यहाँ था। और उसमें कोर्ट फीस एक्ट के प्रावधान को देख करके मैंने उसमें कोर्ट फीस दिया था 500 कुछ रुपया, प्लेंट में लिखा था 500 या 700 रुपया, ऐसा ही कुछ था। क्योंकि कोर्ट फीस एक्ट के जिस धारा के अंतर्गत वो मुकदमा आता था उसमें जो कोर्ट फीस जोड़ने की प्रक्रिया बताई गई थी उसी के अनुसार मैंने जोड़ करके दिया था। लेकिन सिजदार ने उसमें रिपोर्ट किया कि इसमें एडवोरम कोर्ट फीस लगेगा, क्योंकि सूट प्रॉपर्टी का वैल्यू करोड़ में था। तो सूट प्रॉपर्टी के वैल्यू को देख करके और सब जज के यहाँ केस फाइल हुआ था, सिजदार ने सिर्फ मैक्सिमम कोर्ट फीस 50,000 रुपया उस पर चार्ज कर दिया। जब मेरे पास आया वो सिजदार का रिपोर्ट, तो मैंने लोअर कोर्ट के अधिवक्ता को सजेस्ट किया कि आप इस पर एक ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए कि रिपोर्ट गलत है। वो ऑब्जेक्शन नहीं फाइल कर सके। तब हमने एक ऑब्जेक्शन पिटिशन लिख करके भेजा और उन्होंने फाइल किया। फाइल करने के बाद जब सब जज साहब के यहाँ सुनवाई के लिए वो खड़े हुए तो सब जज साहब भी उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सके, वो पार्टहर्ड मैटर रह गया। फिर जूनियर मेरे पास आए तो मैंने एक फुल बेंच जजमेंट पटना हाई कोर्ट का दिया और पुराना एडिशन जो कोर्ट फीस एक्ट का था और नया एडिशन दोनों एक साथ दिया कंपैरेटिव स्टडी के लिए, और जूनियर को कहा कि आप जा कर के इसको दिखा करके फिर भी आप बहस कीजिए दोबारे जज साहब के सामने। लेकिन बहस होने के बावजूद भी जज साहब फुल बेंच जजमेंट को देख करके भी सिजदार के ऑर्डर को बदल नहीं सके। जो हमको बाद में समझ में आया, या तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि सिजदार का ऑर्डर को हम सेट असाइड कर सकते हैं या उसको हम बदल सकते हैं और अपना खुद ऑर्डर कोर्ट फीस के बारे में लिख सकते हैं। जज फुल बेंच जजमेंट होने के बावजूद भी उस सिजदार का रिपोर्ट ज्यों का त्यों रहा और सभी बहस सुनने के बाद और जजमेंट देखने के बाद भी उन्होंने पुनः फिर सिजदार से रिपोर्ट मांगा, जो कि गलत तरीका है। पुनः रिपोर्ट तब मांगा जाएगा जब सिजदार का रिपोर्ट कोर्ट गलत पाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं पाएगा, तो कोर्ट का पहला ड्यूटी है कि उस रिपोर्ट को सेट असाइड करना और तब डायरेक्शन दे सकता है कि आप फ्रेश रिपोर्ट कीजिए कि कोर्ट फीस एक्ट के किस सेक्शन और किस आर्टिकल के हिसाब से ये कोर्ट फीस चार्ज होगा। अगर सिजदार कोर्ट फीस का कोई सेक्शन या आर्टिकल रेफर नहीं करता है और पहली बार या दोबारे में भी रिपोर्ट ऐसा कर देता है जो कि गलत है, तो जज को ये खुद अधिकार है कि वो रिपोर्ट को कैंसिल करके अपना खुद फाइंडिंग दे कि इसमें इतना रुपया कोर्ट फीस लगेगा। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण बहुत व्यक्तियों को परेशानी होती है, अधिवक्ताओं को परेशानी होती है, साथ साथ मौकिलों को भी परेशानी होती है। इसलिए कई बार हमसे अनुरोध किया गया कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा और कुछ जुडिशियल ऑफिसर ने भी इसके बारे में अनुरोध किया था कि कोर्ट फीस एक्ट पर अलग से एक विस्तार से एक लेक्चर दिया जाए ताकि हम लोग को जोड़ने में और सिजदार के रिपोर्ट को समझ कर आदेश पारित करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जहाँ तक पहला बिंदु है जो सभी अधिवक्ता को या न्यायिक पदाधिकारी को जानना चाहिए, वो ये है
कि सिरदार का रिपोर्ट ही फाइनल नहीं है। दूसरा ये कि ये परिपाटी चली आ रही है कि जो सिरदार होता है वो सिविल कोर्ट में परमानेंट कोर्ट जहाँ केस फाइल होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट या सब जज का कोर्ट या मुंसिफ का कोर्ट, दोनों जगह केस फाइल होता है। और कुछ केस सिविल सूट तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ नहीं फाइल होता है, अदर मैटर्स जो डिस्ट्रिक्ट जज का ओरिजिनल जुडिक्शन है उसमें फाइल होता है। तो कोर्ट फीस तो हर पिटीशन पर लगता है और प्लेंट पर भी लगता है, क्योंकि पिटीशन में जो कोर्ट फीस लगता है वो कम लगता है, वो टिकट के रूप में लोग देते थे, इसलिए उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि वो कोर्ट फीस है कि नहीं। एक्चुअली 1 रुपया का भी कोर्ट फीस कहीं लगता है। तो जिस समय कोर्ट फीस एक्ट बना, बहुत पुराना एक्ट है, 1800 कुछ का है, उस एक्ट उस समय तो 8 आना और 4 आना भी कोर्ट फीस और बहुत सा टिकट का दाम था, 1 रुपया 2 रुपया था, इस तरह से उस समय लगता था। बाद में धीरे धीरे बढ़ते गया। तो आज के तारीख में कोर्ट फीस एक्ट में बहुत बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सिरदार कौन है और उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या अधिकार है। तो जो परमानेंट कोर्ट में हेड क्लर्क होता है, जो सबसे सीनियर क्लर्क होता है, उसको सिरदार के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ये अपॉइंट करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को है। अगर वही सिरदार को शपथ लेने का लिए शपथ दिलाने का अधिकार दिया जाता है तो वो ओथ कमिश्नर होता है अंडर इंडियन ओथ एक्ट। तो उसके लिए हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करता है, या हाई कोर्ट के ऑथोरिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के डायरेक्शन से अपॉइंट करता है। यानी कि सिरदार जो है वो सीनियर, सबसे सीनियर मोस्ट जो क्लर्क है या हेड क्लर्क है लोअर कोर्ट में, यानी कि सिविल कोर्ट में, वो स्टैम्प रिपोर्ट करने का उसको अधिकार है। अगर वो कमिश्नर है तो उसके यहाँ शपथ दिलाने का अधिकार है। इसलिए कोई भी प्लीडिंग जो होता है, रिटन स्टेटमेंट या प्लेंट, यानी कि अर्जी या बयानतरी या जिसको बाद पत्र या उत्तर पत्र कहते हैं, वो सब जो समर्थित होना चाहिए शपथ पत्र के साथ। तो शपथ पत्र के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो शपथ करता है उनको सिरदार के सामने जा कर के शपथ पर बयान देना होगा कि अर्जी में या बयानतहरी में जो कहा गया है वो सही है। वो शपथ पत्र वैसा अधिवक्ता लोग बना देते हैं या अधिवक्ता लिपिक लोग भी बना देते हैं। वो शपथ पत्र का शपथ दिलाने का काम सिरदार का है। सिरदार उस पर एज ए ओथ कमिश्नर एक्ट करता है और वो सब बात जो उसको इंडोर्समेंट करना है वो लिखता है कि अमुक व्यक्ति ने शपथ पर मेरे सामने बयान दिया जिसकी पहचान अमुक व्यक्ति ने किया, और उसके बाद उसका दस्तखत और अंगूठा निशान वगैरह जो संबंधित रजिस्टर पर है और जहाँ पर शपथ पत्र है उस पर सिरदार अपने सामने लेता है। ये प्रक्रिया हुई शपथ। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं वो कोर्ट फीस से संबंधित। तो सिरदार जो है प्लेंट को पढ़ता है और प्लेंट पढ़ करके वो कोर्ट फीस के बारे में रिपोर्ट करता है। जनरली देखा जाएगा तो पाएंगे, प्रैक्टिस में ही है कि अगर सिरदार को समझ में आ गया, मोटा मोटी तौर पर तो लिखता है कि इतना रुपया कोर्ट फीस दिया गया है, जो अथेस्ट है, यही रिपोर्ट रहता है। जब वो आता है कोर्ट के सामने यानी कि जज के सामने, तो जज उसको सिर्फ स्वीकृत करते हैं सिरदार के। और अगर सिरदार समझता है कि इसमें कोर्ट फीस कम दिया हुआ है तो रिपोर्ट करता है कि कोर्ट फीस इतना दिया हुआ है जबकि इतना कोर्ट फीस लगना चाहिए, यानी कि इतना रुपया का कमी कोर्ट फीस है, जिसको बोलते हैं डेफिसिट कोर्ट फीस। तो सिरदार अपने प्रतिवेदन में जब लिखता है तो वो प्रतिवेदन कोर्ट के सामने आता है। चूंकि प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोर्ट फीस नहीं दिया गया है तो प्लेंट एडमिट होगा ही नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। जैसे अगर कोई गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है, जब तक उसमें पेट्रोल और इंजन नहीं भरा हुआ है तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेट्रोल है भी या डीजल है भी, चाबी जब तक नहीं देंगे स्टार्ट करने के लिए तो बिना चाबी लगाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से कोई सूट अगर फाइल होता है या कोई पिटीशन फाइल होता है या कोई अपील फाइल होता है जहाँ पर कि कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से कोर्ट फीस लगना चाहिए, कम हो या ज़्यादा हो वो अलग मैटर है, जब तक कोर्ट फीस नहीं दिया जाएगा
तब तक वो आगे की कार्रवाई उस पर नहीं होगी। इसलिए ये बहुत अहम स्थिति है और अहम स्टेज है जहाँ पर कि सब लोगों को जानना चाहिए। अब चूंकि सिरदार रिपोर्ट करता है तो ये कहीं नहीं है कि सिरदार को लॉ का नॉलेज है या वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या उसको अलग से ट्रेनिंग दिलाया जाना चाहिए, फिर भी वो रिपोर्ट करता है। हालांकि काफ़ी टेक्निकल है और कोर्टफिश एक्ट भी टेक्निकल एक्ट है, उतना उसको अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब सही रिपोर्ट करेगा। उतना अनुभव और ज्ञान की कमी के कारण ही गलत रिपोर्ट भी हो रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले की बात है कि पूरे बिहार के सिरदार को भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और संजोग से उन लोग को पढ़ाने के लिए मुझे ही रिक्वेस्ट किया गया था। एकेडमी में मैंने जाकर के समूचे बिहार के सिरदार का भी क्लास लिया था और विभिन्न पहलुओं के बारे में उन लोगों को बताया था। तो जो जो सिरदार मेरा क्लास अटेंड किए और उसमें से कुछ प्रबुद्ध थे या कुछ अनुभवी थे, उन लोगों ने अपने जो रिपोर्ट करने का तरीका और तौर तरीका था उसको कुछ सुधार किया और समझ बूझ के अच्छी तरह से वो अपना प्रतिवेदन देने लगे। इसलिए कुछ तो रिफॉर्म हुआ है उसके बाद से। फिर भी ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो नए लोग प्रमोट होकर सिरदार हो जाते हैं, उनको अनुभव की कमी है, तब वो गलती करते हैं। इसलिए उसमें मेरी राय ये है कि वैसे सभी सिरदार जो नए हैं और अनुभव कम है, उनको पुराने सिरदार के साथ बैठ करके कुछ दिन काम करना चाहिए, या कोई भी रिपोर्ट करने के पहले पुराने सिरदार अगर वो वहाँ पर सर्विस में हैं अभी या रिटायर कर गए हों, अवेलेबल हैं, तो उनकी ही सेवा लेनी चाहिए, या वहाँ पर अवेलेबल हैं तो उनसे राय लेना चाहिए। वो पर्सनल स्तर पर भी उनसे संपर्क करके राय ले करके प्रतिवेदन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सिरदार का बहुत अहम रोल है और सिरदार को रिपोर्ट करने के पहले ये जानना चाहिए कि किस प्रकार का मुकदमा है और उसमें कितना कोर्ट फीस लगेगा, उसका प्रावधान कहाँ है, यानी कि कोर्ट फीस एक्ट का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो कोर्ट फीस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पहला लेक्चर में कुछ बताया गया था। कोर्ट फीस एक्ट ये कहता है कि किसी भी केस के लिए या किसी भी आवेदन के लिए या अपील के लिए जो कोर्ट में फाइल होता है, चाहे कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ न कुछ न्याय शुल्क लगेगा। यानी कि न्याय शुल्क देने के बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो इसलिए वो जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके दिए बगैर काम नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि किस काम के लिए कितना कोर्ट फीस लगेगा। इसी के लिए कोर्ट फीस एक्ट बनाया गया है। तो ये कोर्ट फीस एक्ट जो है ये सेंट्रल एक्ट है, यानी कि एक ही एक्ट है जो पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट फीस एक्ट में बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकार को भी अपना अधिकार है अमेंडमेंट करने का, जिसको बोलते हैं स्टेट अमेंडमेंट। तो जब हम बिहार स्टेट में रहते हैं और बिहार स्टेट में कोर्ट फीस का कोई मसला आवेगा, यह देखना होगा कि कोर्ट फीस लगा है, सिरदार के द्वारा लगाया गया है, जो रिपोर्ट वो सही है कि नहीं। तो हमको कोर्ट फीस एक्ट सेंट्रल देखने से काम नहीं चलेगा। और लेटेस्ट जिस दिन सूट फाइल होता है उस दिन कोर्ट फीस का क्या रेट था वही रेट देना है। उसके पहले क्या रेट था और बाद में रेट बढ़ गया तो उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि 15 जनवरी को सूट फाइल हुआ, उस समय रेट था एडहोरम कोर्ट फीस का, मान लीजिए 5% एडहोरम कोर्ट फीस लगेगा, और 20 जनवरी को रेट बढ़ करके 10% हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 20 जनवरी वाला रेट उसमें सिरदार लगा देगा या सिरदार नहीं लगाया तो कोर्ट लगा देगा। इसका पहला सिद्धांत है कि जिस दिन सूट फाइल हुआ या कोई पिटीशन या अपील फाइल हुआ उस दिन कोर्ट फीस का क्या रेट था, जो कोर्ट फीस उसमें लगेगा उसका रेट क्या प्रेस्क्राइब था वही लगेगा। यानी कि सूट का फाइल करने का या पिटीशन या अपील फाइल करने का तारीख ही प्रमुख मुद्दा और बिंदु है, उस वही आधार है, उसी दिन का रेट देखना होगा। तब कोर्ट फीस एक्ट में देखिएगा तो सेंट्रल एक्ट अगर सिर्फ है तो उससे काम नहीं चलेगा, उसमें भिन्नता मिलेगी। इसलिए जिस सेंट्रल ऐसी किताब लीजिए जिसमें सेंट्रल एक्ट तो हो
साथ साथ उसमें स्टेट अमेंडमेंट दिया हो, यानी कि कमेंट्री के साथ हो। तो वो कमेंट्री वाला किताब काफ़ी मोटा है और काफ़ी महंगा हो गया है, तो आपको दिक्कत हो सकती है खोजने में। इसलिए छोटी किताबें भी लोकल पब्लिशर के द्वारा अवेलेबल है, जैसे बिहार में मल्होत्रा का है, पहुजा का है, और ये प्रीतम लॉ हाउस है, 3-4 लॉ हाउस है, ये सब कोर्टफिश एक्ट के ऊपर किताब छापा है, छोटी छोटी किताबें हैं। तो इसकी विशेषता ये है कि जो बिहार के लोकल पब्लिशर ने किताब कोर्टफिश एक्ट पर छापा है, उस किताब में बिहार का लेटेस्ट अमेंडमेंट जो उस समय तक, छपने के समय तक अवेलेबल था, उसको भी दे दिया है। इसलिए ज़्यादा उपयोगी अधिवक्ताओं के लिए या न्यायाधीशों के लिए वो लोकल एडिशन ही ज़्यादा अच्छा है लेना, जो अप टू डेट जानने के लिए, जो लेटेस्ट अंतिम प्रकाशित जो कोर्टफिश एक्ट है जिसमें कि बिहार अमेंडमेंट दिया हुआ है। तो पहला चीज़ हुआ कि बिहार अमेंडमेंट के हिसाब से जो कोर्टफिश लगेगा जिस काम के लिए, वही कोर्टफिश आपको देना पड़ेगा। अब एक और समझने की बात है, बिहार अमेंडमेंट में कोर्टफिश तो अमेंड होता ही होता है, साथ साथ सरकार को ये अधिकार है सरचार्ज लगाने का। तो कोर्टफिश के अतिरिक्त सरचार्ज भी लगाया जाता है। तो सरचार्ज का रेट भी उसमें दिया हुआ है अमेंडमेंट में, या जो चार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से। वो याद रखना बहुत मुश्किल है। जब भी आवश्यकता हो तो कोर्टफिश एक्ट में दिए हुए चार्ट को देखना चाहिए और कानूनी प्रावधान को समझना चाहिए। तो वो चार्ट में सरचार्ज भी अलग से लिखा रहता है, लेकिन जो कोर्टफिश है और सरचार्ज दोनों को मिला करके कोर्टफिश माना जाता है, यानी कि दोनों देना है। सपोज कर लिए कि कोर्टफिश 100 रुपया है और सरचार्ज 25 रुपया है, तो टोटल कोर्टफिश माना जाएगा 125 रुपया। अगर हम सिर्फ 100 रुपया दिए हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100 रुपया कोर्टफिश हमने दे दिया है, वो वैलिड है। नहीं, 25 रुपया सरचार्ज जब तक नहीं दीजिएगा तो वो डेफिसिट कोर्टफिश माना जाएगा। इसलिए कोर्टफिश और प्लस सरचार्ज जिस तरह के मैटर पर लगने लायक है और जो लिखा हुआ है कोर्टफिश एक्ट के अंतर्गत, उसमें वही पूरा लगेगा, तभी वो कोर्टफिश सही माना जाएगा और प्लेंट तभी एडमिट होगा या आगे की कार्रवाई उस पर हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि कोर्टफिश एक्ट में कौन सा सेक्शन है जिसमें अलग अलग मुकदमा के बारे में लिखा गया। इसके लिए सबसे प्रमुख सेक्शन है सेक्शन 7, और 7 के अंदर कई कैटेगरी बनाया हुआ है और उसमें कोर्टफिश कैसे जोड़ा जाएगा ये लिखा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति को जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या तो अधिवक्ता है या न्यायाधीश है, और जितने भी सिलसिलेदार हैं, सभी को सेक्शन 7 कोर्टफिश एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और अगर किताब आपके पास है तो सेक्शन 7 कोर्टफिश एक्ट पर संबंधित बिंदुओं पर पटना हाई कोर्ट का जो रूलिंग है वो उसमें दिया हुआ, उससे भी कुछ ज्ञानवर्धन होगा या उससे भी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कोर्टफिश एक्ट के सेक्शन 7 में जो पहला कैटेगरी का सूट है जिसको बोलते हैं मनी सूट। मनी सूट का मतलब हुआ जिसमें कि मनी क्लेम हो, रुपया का क्लेम हो, चाहे वो क्लेम डैमेज का हो या कंपनसेशन का हो या मेंटेनेंस का हो या और कोई अमाउंट क्लेम किसी तरह का किया गया हो। तब मनी सूट पर कोर्टफिश कैसे जोड़ा जाएगा। तब मनी सूट का कोर्टफिश जोड़ने का तरीका है कि जितना रुपया का क्लेम होगा उसी रुपया पर एड वैलोरम कोर्टफिश लगेगा। एड वैलोरम का मतलब होता है, एड वैलोरम लैटिन शब्द है, उसका हिंदी में होता है यथा मूल्य, यानी कि जितना मूल्य है उसके अनुसार कोर्टफिश लगेगा। और वो कोर्टफिश चार्ट, एड वैलोरम कोर्टफिश का चार्ट दिया हुआ। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कोर्टफिश 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है फिक्स्ड कैटेगरी और दूसरा है डिक्लेरेटरी सूट के लिए, वो भी फिक्स्ड माना जाएगा। वो डिक्लेरेटरी कोर्टफिश एंड फिक्स कोर्टफिश, ये पार्टीशन सूट में जो लगता है। और तीसरा हुआ एड वैलोरम कोर्टफिश। तो डिक्लेरेटरी में कोई झंझट नहीं है, डिक्लेरेटरी में 250 रुपया आज के तारीख में है, और फिक्स कोर्टफिश पार्टीशन का भी 250 रुपया, ये सभी लोग जानते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा डिक्लेरेटरी सूट है जिसमें एक से कई डिक्लेरेशन है तो नेचर ऑफ रिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ही डिक्लेरेटरी लगेगा या एक से ज़्यादा लगेगा। अगर इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन है, 2 या 3 डिक्लेरेशन है तो 3 डिक्लेरेटरी कोर्टफिश लगेगा। अगर 2 है तो 500 रुपया, 3 है तो 3 है ये 750 रुपया कोर्टफिश लगेगा। ये तरीका।
अगर इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन है, तीनों रिलीफ इंडिपेंडेंट है, तो अलग कोर्ट फीस लगेगा ईच रिलीफ के लिए 250 रुपया। एक ये हो गया। दूसरा कैटेगरी में है अगर मेंटेनेंस के लिए या एन्यूटीज के लिए कोई मुकदमा है, अलग से सिर्फ मेंटेनेंस का भी मुकदमा सिविल कोर्ट में आता है। और एन्यूटीज कहते हैं जब हम लोग कोई बीमा कंपनी वगैरह में कोई एक मुश्त रकम जमा कर देते हैं और उस पर लाभांश मिलता है और उसके लिए अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग उसके लिए भी मुकदमा करते हैं। तो उसमें जो 1 साल का जितना मेंटेनेंस आएगा या 1 साल का जो रकम जमा करते हैं एन्यूटीज के तौर पर, उसको 10 से गुना कर दिए तो उसका वैल्यू वही माना जाएगा। अगर मान लीजिए साल में हम 1000 रुपया जमा करते हैं तो उसको 10 से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 पर कोर्ट फीस लगेगा एड वॉर्नम कोर्ट फीस। यानी कि जितना परसेंटेज दिया हुआ है चार्ट में उसके वो परसेंटेज फिक्स नहीं है, वो हमेशा बढ़ते रहता है, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और आगे स्लैब जब बढ़ता है तो थोड़ा रेट कम जाता है, इसलिए वो देख करके ही कोई आदमी याद करना मुश्किल है, चार्ट किताब में देख करके ही हमेशा जोड़ना चाहिए। तो अगर मेंटेनेंस एन्यूटी का है तो एनुअल एन्यूटी या एनुअल मेंटेनेंस जितना होता है उसके 10 से गुना करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर जो परसेंटेज के हिसाब से कोर्ट फीस चार्ट में दिया हुआ है वो कोर्ट फीस लगेगा। उसी तरह से अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई चल संपत्ति है और चल संपत्ति है और उसका कोई मूल्य है, मार्केट वैल्यू है, अगर वो चल संपत्ति बाजार में बिकने लायक है किसी भी कीमत पर बिके तो जो उसका कीमत होगा उसी कीमत के हिसाब से उस पर वैल्यू लगेगा। ऐसा भी सूट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का है जिसका कि कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो उसका जो मार्केट वैल्यू जब नहीं है तो कोई नोशनल वैल्यू अंदाज से एक वैल्यू दे दिया जाता है ताकि कोर्ट को जुरिडिक्शन के लिए भी, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन के लिए भी वैल्यू दिया जाता है और तब उसी पर कोर्ट फीस लगेगा। उसके बाद जो आया है ये आपका सब क्लॉज 4 में आया है, सेक्शन 7 के सब क्लॉज 4 में आया है। और सेक्शन 7 के सब क्लॉज 4 में एक ABC कह दिया हुआ है। बी में आया है आपको अगर कोई शेयर इन ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्लेम करता है तो उसके लिए है। और सी में है, ये अलग कैटेगरी का है, सी में है डिक्लेरेटरी सूट और कंसिक्वेंशियल रिलीफ। अगर कोई डिक्लेरेटरी सूट है उसके साथ साथ मान लीजिए इंजंक्शन मांग रहे हैं, वो कंसिक्वेंशियल रिलीफ है, तो वो कैटेगरी सेक्शन 7(4)C में आवेगा। उसी तरह से सब क्लॉज डी में आवेगा अगर इंजंक्शन के लिए सिर्फ सूट है या इंजंक्शन का रिलीफ मांगते हैं, परमानेंट इंजंक्शन का, स्पेशल सूट भी इंजंक्शन का हो सकता है और बिना कोई रिलीफ के सिर्फ इंजंक्शन का सूट भी हो सकता है, या अदर रिलीफ के साथ साथ परमानेंट इंजंक्शन का भी रिलीफ मांगा जा सकता है। तो जहां भी इंजंक्शन का रिलीफ होगा तब उसके लिए ये सेक्शन 7 क्लॉज 4 और सब क्लाउज डी काम करेगा। अगर ईजमेंट का केस होगा तो क्लाउज ई काम करेगा और अकाउंट के लिए सूट होगा तो क्लाउज एफ काम करेगा। यानी कि सेक्शन 7(4) BC(A)BC(D)E)F इतना तरह का जो केसेज होगा जो अभी बताए, इस सभी केसेज में सूट की प्रॉपर्टी के वैल्यू से कोई मतलब नहीं, उसमें रिलीफ को वैल्यू किया जाएगा। रिलीफ जो मांगेगा प्लेंटिफ वो रिलीफ का वैल्यूएशन लिखा जाएगा प्लेंट में, और रिलीफ का वैल्यूएशन प्लेंटिफ अपने बुद्धि और विवेक से करेगा। उसके लिए कोई हार्ड लाइन फॉर्मूला नहीं है कि आपको ऐसे करना है, वो एक रीजनेबल वैल्यू अपने रिलीफ का दे सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्लेंट में बहुत सारे लिखते हैं कि इंजंक्शन का सूट करते हैं, रिलीफ ऑफ इंजंक्शन इज वैल्यूड एट ₹1000 अपॉन विच एड वॉर्नम कोर्ट फीस और ₹20। तो सिर्फ इंजंक्शन अगर मांग रहे हैं तो अगर 50 लाख की भी प्रॉपर्टी है या 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में अगर इंजंक्शन मांग रहे हैं तो उसमें हम अगर सूट का वैल्यूएशन 50 करोड़ देते हैं तो वो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन के लिए मुंसिफ के यहाँ नहीं होगा, सब जज के होगा। लेकिन कोर्ट फीस के लिए अगर हम रिलीफ फॉर इंजंक्शन का सिर्फ 1000 रुपया वैल्यूएशन करते हैं
चूँकि एक जो हम रिलीफ वैल्यू करेंगे उसी पर हमको कोर्ट फीस लगेगा, तो 1000 रुपया पर ही हमको लगेगा एड वॉलरम कोर्ट फीस, यानी कि 20%। तो अगर 5 करोड़ या 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कि इंजंक्शन के सूट में 50 करोड़ का एड वॉलरम कोर्ट फीस लगेगा। एड वॉलरम कोर्ट फीस का भी एक लिमिट है जो आज के तारीख में, हालांकि और बढ़ा है, लेकिन अभी भी स्टे लगा हुआ है कोर्ट से, इसलिए आज के तारीख में ही मान लिए कि मैक्सिमम एड वॉलरम कोर्ट फीस जो है सूट में वो 50,000 रुपया का वो स्लैब बना दिया गया है, लिमिटेड है वो, उससे आगे नहीं हो सकता। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होगा और अगर एड वॉलरम कोर्ट फीस लगेगा तो सिर्फ 50,000 रुपया लगेगा, जिसको हम मैक्सिमम एड वॉलरम कोर्ट फीस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर सेक्शन 7 सब क्लाउज 4 के क्लाउज ए से लेके एफ तक जो कैटेगरी दिया हुआ है कोर्ट फीस एक्ट में, उसमें जितना भी तरह का सूट है वो सभी में प्लेंटिफ है जो रिलीफ का ही, जो रिलीफ मांगा है उसका वैल्यूएशन देगा, और ये वैल्यूएशन करने का अधिकार प्लेंटिफ को ही है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं, इस पर हाई कोर्ट का फुल बेंच जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जजमेंट है, 1955 सुप्रीम कोर्ट और 1958 सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पटना हाई कोर्ट का 1980 और 85 का कई जजमेंट। यानी कि आज के तारीख में ये सेटल्ड लॉ है कि ऐसा जो भी केस है जो कि कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 के सब क्लाउज रोमन में, छोटका रोमन में 4 और उसका भी क्लाउज ABCDEF के अंतर्गत अलग अलग नेचर का जो सूट है, वो सभी सूट में प्लेंटिफ हैज लिबर्टी टू वैल्यू द रिलीफ and that valuation cannot be challenged by the defendant or cannot be overruled by the court। ये डिस्क्रिशन सिर्फ प्लेंटिफ को ही दिया गया है, ये एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी, ये डिस्क्रिशन प्लेंटिफ का है। तो उसको रिलीफ का वैल्यूएशन है, वही डिसाइड करेगा कोर्ट फीस के लिए। अगर सूट लैंड का अलग से कोई वैल्यू नहीं किया है और रिलीफ का ही वैल्यूएशन, मान लिया सिर्फ इंजंक्शन का सूट लाया परमानेंट का और 1000 वैल्यू कर दिया इंजंक्शन का, तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन देयर इज नो सेपरेट वैल्यूएशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी, ओनली रिलीफ ऑफ इंजंक्शन हैज बीन वैल्यूड in terms of the provisions of section 7 sub clause 4 as clause D of the Court Fees Act, then the valuation of 1,000 for the relief assessed by the plaintiff shall be also regarded as the valuation of the suit for the purpose of pecuniary jurisdiction under the provisions of Suit Valuation Act। सूट वैल्यूएशन एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक जो रिलीफ का वैल्यू होगा वही सूट का भी वैल्यू माना जाएगा। इसलिए ये सोचने की और चिंता करने की बात नहीं है कि वैसे सभी मुकदमे में कितना कोर्ट फीस लगेगा। अगर हम सभी रिलीफ का वैल्यू कर देते हैं, जो भी रिलीफ हमने क्लेम किया, तो सिर्फ रिलीफ का जो वैल्यूएशन आएगा वो हमारा, यानी कि प्लेंटिफ का डिस्क्रिशन है, उसी के आधार पर एड वॉलरम कोर्ट फीस लगेगा। उसके बाद सब क्लॉज 5 आता है रोमन में, पोजेशन ऑफ लैंड एंड हाउस गार्डन। इस सब पर अगर सिर्फ पोजेशन के लिए कहते हैं तो उसके लिए होता है क्या कि लैंड, हाउस एंड गार्डन जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है उसका क्या वैल्यूएशन है, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो उसका वैल्यू होगा उसके हिसाब से जोड़ा जाता है। अगर वो पूरा ज़मीन का मालगुजारी लगता है तो क्या होगा, पूरे ज़मीन का मालगुजारी लगता है तो उसका जितना मालगुजारी है, मान लीजिए कि 1 रुपया सालाना मालगुजारी है, तो उसका 10 गुना कर दीजिए, यानी कि एनुअल रेंटल जो हुआ, मालगुजारी इसको कहते हैं, लगान, उसका 10 गुना, यानी कि 1 रुपया अगर है सालाना तो 10 रुपया उस पर एड वॉलरम कोर्ट फीस लगेगा। उसी तरह से अमाउंट ऑफ रेंट, अगर रेंट क्लेम किया जाता है और रेंट सूट है और रेंट क्लेम करते हैं, तो जो जितना अमाउंट ऑफ रेंट है वो एक तरह का मनी सूट हो जाता है। तो जितना रेंट क्लेम करते हैं तो रेंट उसी का सब क्लॉज
5 का क्लाउज बी, ए और बी दो क्लाउज में बांटा गया है। तो एक में है, क्लाउज ए में है कि 10 टाइम ऑफ रेवेन्यू और क्लाउज बी में है 5 टाइम ऑफ रेवेन्यू। इसी क्लाउज के अंतर्गत हमने पटना वाला सूट फाइल किया था जिसमें 10 टाइम ऑफ रेवेन्यू दिया था, लेकिन सीधेदार ने गलती रिपोर्ट कर दिया। खैर बाद में जब हमसे बात हुई वर्चुअल कोर्ट में, हमने पॉइंट आउट किया कि ये गलत है, पटना हाई कोर्ट का फुल बेंच जजमेंट देखा जाए और पुराना एक्ट और नया एक्ट का कब अमेंडमेंट आया ये देखा जाए। तो वो दिखाने के बाद कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और प्लेंट अमेंड एडमिट हो गया। उसके बाद का जो क्लाउज है वो आवेगा इसमें ए बी सब क्लाउज, 5 में भी कई क्लाउज है, ए बी सी डी ई तक है इसमें। तो सी में आता है कि कोई फिक्स रेवेन्यू नहीं है। ऐसा जमींदार के टाइम में था, बहुत सा का फिक्स रेवेन्यू नहीं था, तो उस जमीन से जितना प्रॉफिट होता था नेट प्रॉफिट उसका 15 गुना जो आवेगा उसी पर कोर्ट फीस लगेगा। उसी तरह से डी था कि जहाँ पर कोई रेवेन्यू फिक्स नहीं है और डिफाइंड नहीं है, यानी कि बेलगान जमीन है, तब वैसे केस में मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड का जो मार्केट वैल्यू होगा उस पर एनवायरमेंट कोर्ट फीस लगेगा। उसी तरह से क्लाउज ई है हाउस एंड गार्डन का, जहाँ पर कोई रेंट फिक्स नहीं है तो उसमें भी मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड का उस पर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब क्लाउज 6, ये प्रीएम्पशन सूट का। अगर प्रीएम्पशन सूट है तो प्रीएम्पशन सूट में जो ज़मीन का वैल्यू होगा, जिस ज़मीन के लिए प्रीएम्पशन ला रहे हैं उसका जो कीमत होगा उस पर एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगेगा। उसी तरह से है कोई एसाइनी है जो अपने इंटरेस्ट के लिए सूट लाता है, एसाइनी के द्वारा उसका जो भी इंटरेस्ट है एज ए एसाइनी उसके लिए सूट लाता है, तो उसमें लगेगा कि 1 साल का नेट प्रॉफिट कितना होता। एसाइन कोई काम के लिए किसी को एसाइन किया गया तो उसका क्या प्रॉफिट था 1 साल का, सालाना प्रॉफिट का 15 गुना जो आवेगा वही सूट वैल्यूएशन होगा और उसी पर कोर्ट फीस भी लगेगा। अगर कोई सूट आता है सब क्लाउज 8 में आवेगा वो सेट असाइड अटैचमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया उसको सेट असाइड करने के लिए सूट आता है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी अटैच हुआ वो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है वो देखना होगा और उसी वैल्यू पर फिर एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगेगा। उसी प्रकार अगर मॉर्गेज से संबंधित कई सूट होता है, जैसे मॉर्गेज में सूट होता है रिडेम्पशन सूट, फॉरक्लोजर सूट होता है। दूसरा अगर बैबुल वफा रहता है तो उसमें ये रिलीफ रहता है कि डिक्लेयर इसको सेल कर दिया जाए डिक्लेयर। तो इसमें देखा जाता है कि मॉर्गेज में या बैबुल वफा में ओरिजिनली कर्ज का जो रकम है, जो रुपया दिया गया मॉर्गेज ने लिया मॉर्गेजी से, वो कितना रुपया था, उसी रुपया पर एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगेगा। प्रॉपर्टी का वैल्यू मान लिया कि 10 करोड़ है लेकिन मॉर्गेज उसको 10,000 में किया गया है, तो 10,000 रुपया पर एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगेगा। प्रॉपर्टी के वैल्यू से नहीं है, मॉर्गेज के वैल्यू पर, यानी कि बैबुल वफा के वैल्यू पर, यानी कि मॉर्गेज जितना रुपया के लिए हुआ या बैबुल वफा हुआ उसके हिसाब से वो आवेगा। अब 9वां में आता है, 9वां सब क्लाउज जो है सेक्शन 7 का 4 का, वो आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत होते रहता है ये सूट। इसमें जो है जो तय हुआ रकम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन उस पर लगेगा। जैसे ए ने तय किया बी के साथ कि हम 1 करोड़ में ये ज़मीन बेचेंगे और 20 लाख रुपया एडवांस लिया, अब बाद में वो नहीं बेचा तो बी सूट फाइल किया तो उसको 1 करोड़ जो तय हुआ अमाउंट उस पर एड वॉल्यूम कोर्ट फीस लगेगा, एडवांस अमाउंट पर नहीं, और न वो एडवांस अमाउंट उसमें माइनस होगा, टोटल 1 करोड़ पर लगेगा। इसलिए अगर ये प्रोविज़न देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सीधेदार ने कहाँ गलती किया है। उसी तरह से अगर लीज के लिए होता है, लीज से संबंधित कोई केस होता है तो उसमें देखना पड़ेगा 1 साल का रेंट कितना है, 1 साल का जो रेंट है उसी के ऊपर कोर्ट फीस लगेगा। अवार्ड के लिए होता है तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पर लगेगा। और अगर किराएदारी का है सब क्लाउज 11 में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में सूट होता है जिसे एविक्शन सूट होता है,
और रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट होता है। या तो एक ही सूट में दोनों हो या दोनों अलग अलग सूट है। तो उसको ये समझिए कि अगर रिकवरी ऑफ पोजेशन का हो, यानी कि एविक्शन सूट हो, लैंडलॉर्ड क्लेम करता है कि किसी भी ग्राउंड से डिफेंडेंट को खाली कराने के लिए लाता है, तो उसमें सूट का जो वैल्यूएशन होगा वो देखा जाएगा 1 साल का किराया कितना होता है। जो एग्रीड किराया है उसको एनुअल रेंटल वैल्यू बोलते हैं, वही सूट का वैल्यूएशन होगा। मान लिया कि 1,000 रुपया महीना किराया पर कोई मकान लिया है, उसको हम एविक्शन के लिए केस लाते हैं, तो 12 महीना में 12,000 हो गया, तो सूट का वैल्यूएशन होगा 12,000, और उस 12,000 पर एड वॉलम कोर्ट फीस दिया जाए। लेकिन अगर उसी एविक्शन सूट में हम एविक्शन के अलावे कहते हैं कि 3 साल का किराया इसके यहाँ बाकी है, यानी कि 12,000 सालाना के हिसाब से 3 साल का 36,000 किराया भी बाकी है, तब जो 1,000 रुपया का 12,000 रुपया हुआ जो सूट, उस पर भी एड वॉलम कोर्ट फीस लगेगा, प्लस जो 36,000 है उस पर भी अलग से कोर्ट फीस लगेगा। यानी कि दोनों जोड़ करके दोनों पर एड वॉलम कोर्ट फीस लगेगा, या अलग अलग दोनों पर जोड़ करके एड वॉलम कोर्ट फीस लगेगा। तो यही सब है कोर्ट फीस कंप्यूटेशन के बारे में, इतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और एक प्रश्न बराबर पूछा जाता था कि आजकल पंचायत इलेक्शन वगैरह में मुंसिफ के यहाँ होता है और सब जज के यहाँ सूट फाइल होता है, जो नगर पंचायत का होता है, नगर परिषद का होता है, उसमें कोर्ट फीस कितना लगेगा और वो कोर्ट फीस कहाँ दिया हुआ। तो चूंकि ये मैटर जो है पंचायत वाला जो है ये कोर्ट फीस एक्ट के तहत नहीं आता है, तो इसलिए ये जरूरी है बता देना। हम जुडिशियल ऑफिसर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई बार बता भी चुके हैं, तो इसलिए आज यहाँ पर बता रहे हैं कि ये अलग तरह का मैटर है, लेकिन बराबर सिविल कोर्ट में आ रहा है। अगर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के पदाधिकारी के इलेक्शन के लिए सेटिसाइड करने के लिए कोई सूट फाइल होता है मुंसिफ के यहाँ, तो उस पर जो कोर्ट फीस लगेगा वो 2,500 रुपया है। और अगर पंचायत समिति या जिला परिषद के पदाधिकारी के इलेक्शन को रद्द करने के लिए सूट फाइल होता है तो उस पर 5,000 रुपया लगेगा। यानी कि ये भी कोर्ट फीस है, ये फिक्स्ड कोर्ट फीस है इलेक्शन पिटीशन पर, लेकिन इसके लिए प्रावधान कोर्ट फीस एक्ट में नहीं है। इसके लिए जो है रूल बना हुआ है, रूल 107 पंचायत इलेक्शन रूल 2000, बिहार पंचायत इलेक्शन रूल 2006 का रूल देखिएगा 106 और 107, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि किसके लिए कितना कोर्ट फीस लगेगा। क्योंकि ये जो पिटीशन होता है, इलेक्शन पिटीशन होता है, ये प्लेंट की तरह ही होता है और सारी प्रक्रिया प्लेंट से संबंधित इसमें अपनाई जाती है। जैसे सूट का प्रोसीडिंग चलता है वैसी इलेक्शन पिटीशन का भी प्रोसीडिंग चलता है, यानी कि दोनों पक्षों की गवाही अजीरा होने के बाद ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आने के बाद ही आगे जजमेंट इसमें होता है। या तो पिटीशन अलाउ होगा या पिटीशन रिजेक्ट होगा, जैसे सूट डिक्री होता है या सूट डिसमिस होता है। तो इसलिए कोर्ट फीस के बारे में ये सब तरीका है जोड़ने का और समझने का। हम समझते हैं कि अगर इस लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से सुना है और अपने जहन में रख ले तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब दिक्कत हो तो किताब देखना जरूरी है, कोर्ट फीस एक्ट का चार्ट भी देखना जरूरी है जोड़ने के लिए। लेकिन जोड़ने का तरीका अगर आपको मालूम है तो आप अगर अधिवक्ता हैं तो आप तुरंत सिजदार के रिपोर्ट में गलती पकड़ सकते हैं। अपना रिलीफ देखिए और नेचर ऑफ सूट देखिए, कोर्ट फीस एक्ट के किस धारा के अंतर्गत आपका सूट आता है। और यही प्रक्रिया जजों के लिए भी है, जितने भी सिविल जज हैं या मुंसिफ या सब जज हैं, अगर उनको सिजदार के रिपोर्ट को देखने का समझने का मौका मिलता है तो यही प्रक्रिया अपना करके आप अपना फाइंडिंग दे सकते हैं कि सिजदार का रिपोर्ट वैलिड है, एक्सेप्टेबल है और नॉट। अगर नहीं है तो आप उसको सेट असाइड करके और फिर से आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं या स्वयं जोड़ करके प्रॉपर कोर्ट फीस चार्ज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये कोर्ट फीस के लेक्चर सीरीज का आज पार्ट 2 इसको माना जाए, और बाकी जो छूटा हुआ है और इसके संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अगले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।